इस बीच जानकारी के लिए डॉक्टर अंकुर हेल्थ एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर अंकुर जी टीवी 100 पर। डॉक्टर अंकुर जी, सबसे पहले मैं आपसे इसी सवाल का जवाब लेना चाहूंगी कि जिस तरह से ये संक्रमण फैल रहा है, अब ऐसे में तीसरी लहर को लेकर लगातार वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि तीसरी लहर आना तय है। तीसरी लहर के लिए किस तरह से हमें तैयार रहना होगा, इसके लिए बचाव क्या कुछ करना होगा, खान पान किस तरीके से होना चाहिए, और क्योंकि कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए सबसे ज्यादा ये खतरा है इस समय। देखिए पूजा, इस समय जिस प्रकार से ये वायरस हमारे देश में फैल रहा है, इस चीज से एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि आने वाले समय में तीसरी वेव जरूर आएगी जी। अब ये वेव कब आएगी, कितने समय के लिए रहेगी, ये इस चीज से हम लोग अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, पर इतना श्योर है कि ये वेव आनी ही है। और जो सबसे ज्यादा हमें हैरान करने वाली जो चीजें हैं, ये भी कही जा रही है कि ये जो वेव आएगी, थर्ड वेव, वो काफी घातक होने वाली है। घातक इसलिए होने वाली है, जैसा कि आपने देखा कि फर्स्ट वेव में जो ये वायरस था, हमारे जो लंग्स को अटैक करता था, जो उसका टाइम पीरियड था वो अराउंड 10 डेज था, जो कि सेकेंड वेव में कम होकर 5 to 7 डेज हो गया था। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है जो तीसरी वेव आएगी, उसमें जो ये वायरस अटैक करेगा हमारे लंग्स को, वो 2 से 3 दिन के गैप पे करने वाला है। दूसरी चीज जो सोचने वाली और परेशान करने वाली है, वो ये है कि हमारे जो देश में जो बच्चे हैं जो 18 साल से नीचे हैं, उनको सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होने वाला है इस थर्ड वेव में। लेकिन अलग अलग एज ग्रुप में जिस तरह से वायरस अपने आप को बदलकर इफेक्ट कर रहा है, ऐसे में कैसे सतर्क रहा जाए, कैसे सुरक्षित रहा जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती बन गई है सबके सामने। डेफिनेटली। देखिए पूजा, इस समय हमारे देश में 18 साल से नीचे अराउंड 30% ऑफ पॉपुलेशन है जो 18 साल से नीचे कॉन्स्टिट्यूट करती है। अब इन 30% लोगों में अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं आई है हमारे देश में। विश्व में कनाडा पहला देश है जहां पे फाइजर की जो वैक्सीन है वो आज से 12 साल से 15 साल के बच्चों में लगाई जा रही है। उसके आगे अभी यूएस में भी इस हफ्ते या अगले हफ्ते में भी इस फाइजर की जो वैक्सीन है उसको अनुमति दे दी जाएगी। पर हमारे देश में इस समय कोई भी वैक्सीन ऐसी नहीं है जो 18 साल से नीचे बच्चों में लगाई जा सकती है, जिसके कारण से बच्चे ज्यादा वल्नरेबल हो रहे हैं, हो जाएंगे थर्ड वेव में इस कोविड से इन्फेक्ट होने के लिए। जैसे कि हमारे देश में 2 ही वैक्सीन है, एक कोवैक्सीन और कोविशील्ड। कोविशील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है, उनका ये कहना है कि अभी जो बच्चों की जो वैक्सीन है वो अराउंड अक्टूबर के आसपास ही आ पाएगी। और जो भारत बायोटेक है जिसकी कोवैक्सीन वैक्सीन है, उनका ये कहना है कि अभी उनकी जो वैक्सीन है वो अंडर ट्रायल है। तो इस समय हमारे पास कोई भी वैक्सीन नहीं है बच्चों के लिए, 18 साल से नीचे के लिए। तो इसलिए क्या कहते हैं, ये जो वायरस है इन लोगों में ज्यादा होने के चांसेस हैं थर्ड वेव में। लेकिन डॉक्टर अंकुर, जिस तरह से तीसरी लहर से निपटने के लिए लगातार चेतावनी वैज्ञानिक भी दे रहे हैं, डॉक्टर्स भी दे रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या इतने डॉक्टर्स हैं, क्या इतने अस्पताल हैं, क्या इतनी तैयारी है कि तीसरी लहर से हम निपट सकते हैं, जब दूसरी लहर में इस तरह से भयावह मंजर सामने आ रहा है। देखिए, अलग अलग जो है देशों में किस तरीके से सवाल भी उठने लगे हैं कि जहां इंडिया अभी तक देशों की मदद कर रहा था, दूसरे अब ऐसे में यहां पर स्थितियां इतनी ज्यादा दयनीय हो गई है, भयभीत हो गई हैं कि दूसरे 2 देश अब मदद के लिए आगे आ रहे हैं। देखिए पूजा, इस समय जितने अच्छे जो गलतियां हम लोगों ने सेकेंड वेव की प्रिपरेशन में की थी, वो हम थर्ड वेव की प्रिपरेशन में नहीं कर सकते हैं। हम सबके सामने है जो इस समय लोगों का हाल है, जिस तरीके से वायरस फैल रहा है। ये सेम चीज जो मिस्टेक्स हमने की थी फर्स्ट और सेकंड के बीच में, वो हमें अब थर्ड वेव में नहीं करनी है। जितना हो सकता है अपने आप को प्रिपेयर रखना है। जितने अच्छे से हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, उतनी अच्छी से हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं थर्ड वेव में। अब बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हमें काम करने की जरूरत है। सबसे पहले तो जो हमारे देश में वैक्सीन अंडर ट्रायल हैं, उस पे हमें थोड़ा सा, जो हमारा अंडर ट्रायल जो चल रही हैं, उनको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक करना होगा। उन वैक्सीन की जो ट्रायल्स हैं उनको जितनी जल्दी आगे बढ़ा सकते हैं उनको बढ़ावा देना होगा, प्लस जितनी जल्दी हो सकता है उनको अनुमति दी जाए, जिससे कि हम इस देश में 18 साल से नीचे जो लोग हैं, हम उनको इन वैक्सीन को दे पाएं और एक इम्यूनिटी ले पाएं कोरोना के लिए। उसके अलावा जो कुछ विदेशी वैक्सीन भी हैं जो फाइजर के द्वारा दी जा रही हैं या बनाई गई हैं, जो ऑलरेडी कनाडा और यूएस में लगने वाली हैं। कनाडा में तो आज से लग रही है, यूएस में आने वाले समय में लगने वाली है।
उसको भी हेल्थ मिनिस्ट्री हमारे देश में आने की अनुमति दे और जितनी जल्दी हो सकता है लोगों पे लगाई जाए। पहली चीज ये चीज होगी। दूसरी चीज ये होगी कि जितना हो सकता है पीडियाट्रिक जो कोविड केयर वार्ड होते हैं उनको अभी से ही तैयार किए जाएं, या फिर जो बच्चों के जो आईसीयू होते हैं उनको अभी से तैयार किया जाए, जिसके क्योंकि कारण अभी तक बच्चों के लिए कोई वार्ड नहीं बनाया गया है। एग्जैक्टली देखो पूजा, अभी ये महाराष्ट्र में स्टार्ट हो चुका है, दे आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग, वहां पे लोगों ने शुरुआत कर दी है इस चीज की। पर उसको देखते हुए, उस मॉडल को देखते हुए हमें हर राज्य में अभी से पीडियाट्रिक कोविड केयर वार्ड बनाने होंगे, आईसीयू बनाने होंगे, जिससे कि जब ये थर्ड वेव आए तो उस समय हमारे पास बेड की कमी ना हो, हमारे पास प्रिपरेशन की कमी ना हो। ये चीज बहुत जरूरी है। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में स्कूल्स और कॉलेज थोड़े लंबे समय के लिए हमें अभी बंद रखना पड़ेगा, क्योंकि 18 साल से नीचे ही बच्चे हैं जो स्कूल्स में जाते हैं और कॉलेज में जाते हैं, तो यहाँ पे इन्फेक्शन होने का सबसे ज्यादा चांसेस होता है। तो ये जो स्कूल्स और कॉलेज हैं इनको अभी हमें लंबे समय के लिए थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा। उसके अलावा बच्चों को थोड़ा सा आप बाहर जाने से हमें रोकना होगा, क्योंकि बच्चे इस समय खेलने के लिए बाहर जा रहे हैं, उन सब चीज़ों को अभी अवॉइड करना होगा। जो भी हमारे जो सेलिब्रेशंस हैं, बर्थडे सेलिब्रेशंस, मैरिज, उन सब चीज़ों को डेफिनेटली हमें बंद करना है। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है सरकार से कि आखिर क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि तीसरी लहर जो बताया जा रहा है कि बच्चों में जो है संक्रमण हो सकता है। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि किस तरीके से जो ये कोरोना अपना रूप बदलता है, कितने समय तक एक इंसान पर वो प्रभावी रह सकता है एक रूप। अगर जैसे कि देखिए, पहली लहर की अगर बात की जाए तो एक एज ग्रुप था, उसके बाद जब दूसरी लहर आई तो अभी तक पहली लहर में ये कहा जा रहा था कि जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक है सिर्फ उसी पर वार कर रहा है कोरोना। लेकिन देखिए, जब दूसरी लहर आई तो वो भी जो है सारे समीकरण फेल हो गए। अब तीसरी लहर के लिए हमें कितना ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है, ये शायद हमें दूसरी लहर से सीखना पड़ेगा। देखिए पूजा, जो ये वायरस है ये अपना रूप दिन ब दिन चेंज कर रहा है। अब ये जो वायरस है, अब इसको पता है कि लोगों के अंदर इम्यूनिटी आ गई है, लोगों को वैक्सीनेट हो चुके हैं, तो अब ये तरीका ढूंढता है कि मैं कैसे जो लोगों के अंदर इम्यूनिटी आ गई है या फिर वैक्सीनेट हो चुके हैं, मैं उनको इन्फेक्ट कर सकता हूँ। जब ये अपना रूप चेंज करता है तो ये और भी घातक होता जाता है, जिसके कारण से ये लोगों में फिर जो ऑलरेडी कहते हैं वैक्सीनेटेड है या फिर ऑलरेडी इम्यून है, इनमें भी ये इन्फेक्ट कर सकता है दूसरी बार भी, अपना जो रूप है उसको बदल कर। उसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारी जो बेसिक चीजें हैं उन सब चीजों को हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। जैसे हमारा जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्किंग है, उसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पर्सनल हाइजीन को अभी भी हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। पर्सनल हाइजीन को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। अच्छे से खाना पीना खाना है, जंक फूड ये सब बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि यही हमारी इम्यूनिटी जो है वो हमें आगे हेल्प करने वाली है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि एक जो रूप अपना दिन ब दिन बदलता जा रहा है वायरस, लगभग कितने दिन में अपना रूप बदल सकता है वायरस? देखिए, ये एग्जैक्टली क्या कहते हैं, कोई टाइम पीरियड नहीं है कि ये वायरस कितने दिनों में बदल सकता है। पर वायरस देखिए क्या है कि हमारे देश में इस समय वैक्सीनेशन जो हुआ है वो 16 करोड़ लोगों का हुआ है। बिल्कुल। 16 करोड़ में से भी जो 13 करोड़ लोग हैं उनको फर्स्ट डोज दी गई है, और जो 3 करोड़ लोग हैं उनमें हमारी दोनों डोज दी गई हैं। 3 करोड़ मतलब 2% लोग, 2% ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो हमारे देश में है वो अभी इस समय सही तरीके से वैक्सीनेटेड है। और अगर हमें किसी भी बीमारी के अगेंस्ट अगर हमारे देश को पूरा हर्ड इम्यूनिटी लानी होगी तो वो अराउंड 50 to 60 या 70% तक हमें पूरे देश में लोगों को वैक्सीनेट करना होगा, जो कि लग नहीं रहा है कि इस साल के एंड तक ये हो पाएगा। प्लस क्योंकि जो अनुमान लगाया जा रहा है वो यही लगाया जा रहा है कि लास्ट इस ईयर तक 30% लोगों को ही हम वैक्सीनेशन कर पाएंगे, जो कि बहुत कम है। तो जितना हो सकता है हमें वैक्सीन का जो मोर देन 18 ईयर्स है उसको हमें बढ़ाना होगा। प्लस फिर हमें जितनी ज्यादा लोग हो सकते हैं उनको वैक्सीनेट करना पड़ेगा, जिससे जितनी जल्दी हमारे लोगों के अंदर एक हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, जिससे कि हम लोग इस वायरस से लड़ पाएंगे। और डॉक्टर अंकुर, देखिए, एक सबसे हैरान करने वाली बात यह कि अब देखिए जानवरों में भी ये संक्रमण पाया जाने लगा है।
अगर ये जानवरों में फैल गया तो स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो सकती है कि इंसानों को तो जो है चलिए उनके लिए वैक्सीन बनाई गई है, अभी इतनी बदहाली के बावजूद चलिए कोई एक जरिया है वैक्सीन, कम से कम अगर वैक्सीनेट हो जाएंगे तो कम से कम चांसेस है संक्रमित होने के। लेकिन जानवरों में जब पाया जाएगा उनके लिए अभी किसी तरह की वैक्सीन नहीं बनाई गई तो फिर बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो जाएगी। डेफिनेटली पूजा, वैसे तो मुझे इस स्टडी के बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं कि अभी भी ये जानवरों में फैल रहा है नहीं फैल रहा है। हैदराबाद में 8 शेरों में पाया गया है ये। इसकी मुझे जानकारी नहीं है पूजा, पर मुझे लगता है कि इस समय जानवरों से ज्यादा हमारे देश में हम लोगों को ज्यादा अपनी चिंता करनी है और जितने हो सकता है जो कि घातक होने वाले हैं, ये बच्चों में जो ज्यादा जितना इन्फेक्ट करने वाला है, हमें उनको बचाना है इस समय। लेकिन डॉक्टर साहब अभी तक ये कहा जा रहा था कि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है तो उन पर कम प्रभावी होगा, यानी कि इस संक्रमण के 1% चांसेस है कि वो हो सकता है। लेकिन देखा जा रहा है कि कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर बच्चों में भी संक्रमण पाया गया है और अभी जबकि तीसरी लहर की शुरुआत भी नहीं हुई है। तो जब तीसरी लहर की शुरुआत होगी तो बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। कैसे बचे, बच्चों को खास तौर पर किस तरीके से बचाया जाए? डेफिनेटली सेकेंड वेव में भी बच्चों को बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर जो ये इन्फेक्शन है वो माइल्ड टू मॉडरेट ही पाया जा रहा है, इतना कोई घातक नहीं है, पर बच्चे भी इससे क्या कहते हैं इन्फेक्टेड हो रहे हैं। पर आने वाले समय में ऐसा, क्योंकि वैक्सीनेशन अभी नहीं हुआ है बच्चों में, तो इसलिए इनका इन्फेक्शन बच्चों को इन्फेक्शन होना ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आने वाले समय में। इसलिए जितना हो सकता है आप बच्चों को, जैसे मान लीजिए किसी घर में बच्चे हैं और किसी बड़ों को कोविड होता है, तो मेक श्योर कि आप बच्चों को आइसोलेट करें, उनको इन क्या कहते हैं जो जिसको इन्फेक्शन हुआ है उनसे उनको दूर रखें, जितना हो सकता है बच्चों को बाहर ना खेलने दें, स्कूल और कॉलेज अभी बंद रखें, जितना हो सकता है वैक्सीनेशन के ऊपर हमें काम करने की जरूरत है अभी। और डॉक्टर साहब देखिए अभी तक कहा जा रहा था कि जो वायरस है इसके फैलने में करीब पहले 1 हफ्ते वक्त लगता था, इससे पहले 1 महीने का वक्त लगता था लगभग लोगों में पहुंचने में, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि 2 से 3 दिन में ये वायरस तेजी से फैल रहा है। यानी कि एक तरफ पॉजिटिविटी रेट भी तेजी से बढ़ रही है, साथ ही साथ मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। और सबसे हैरान करने वाली बात जो ये सामने आई है कि जो लोग ठीक होकर अपने घर लौट रहे हैं अचानक से उनकी मौत हो रही है, इसके पीछे क्या वजह समझी जाए? देखिए, ये वायरस ने बहुत ही घातक रूप धारण कर लिया है। इस समय हमारे देश में 3,500 से ज्यादा स्ट्रेन हैं। इससे पहले जो सबसे खतरनाक हुआ था यूके वायरस था, जो कि सब जगह फैला हुआ था। पर उसके बाद जो अभी इस समय हमारे देश में जो सबसे खतरनाक है, जो कि 15 गुना ज्यादा खतरनाक है, वो हमारे ही देश का इंडियन म्यूटेंट वायरस है, जो कि सबसे ज्यादा ये खतरनाक जो इन्फेक्शन है वो फैला रहा है। इसमें इसकी जो रेट ऑफ रेप्लिकेशन है, जो जितने ज्यादा ये जल्दी कहते हैं ये फैलता है, उसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये सीधा अब लंग्स पे अटैक करता है। पहले जो टाइम पीरियड था वो 10 दिन के अराउंड था, आजकल जो टाइम पीरियड है वो 5 दिन के अराउंड हो गया है। ये सीधा आपके लंग्स पे अटैक करता है, जिसकी वजह से ये जो लक्षण है, हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, ऑक्सीजन का जो लेवल कम होता है, ब्रेथलेसनेस होती है, ये सारी चीजें होती हैं। तो डेफिनेटली हमें इस पे काम करने की जरूरत है और बचने की जरूरत है। लंग्स पर क्योंकि सीधे तौर पर ये वार कर रहा है, तो ऐसे में उसके स्वास्थ्य के लिए किस तरह से जो है खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए इस समय? देखिए, पर्सनल इम्यूनिटी हमेशा क्या कहते हैं किसी भी वायरस से लड़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। पर्सनल इम्यूनिटी में हमें प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए, दूध हो गया, दाल हो गया, एग हो गया, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, इन सब चीज़ों का सेवन रेगुलरली करना चाहिए। इस समय जितना हो सकता है फास्ट है, डाइटिंग है, इस सब चीज़ों आप ना ही करें। उसके अलावा आप बाहर का जो जंक फूड है वो सब ना खाएं। ज़रूरत पड़े तो आप मल्टीविटामिन, जो भी लोग आजकल विटामिन सी या जिंकोबिट वगैरह आप खा रहे हैं, आप उन सब चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, जस्ट आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। उसके अलावा आप जितना हो सकता है कि आप एक्सरसाइज, जो घर में आप योगा वगैरह कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं, ये सब चीज़ें भी आप कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब, जब इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने के बावजूद जब ये वायरस इतना घातक हो रहा है, तो लोगों में भी कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आखिर कैसे इस वायरस से बचें। तमाम उपाय भी किए जा रहे हैं, तमाम तरह के देखिए तैयारियां भी, कोशिशें भी सरकार की तरफ से भी की जा रही हैं, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि ये वायरस तेज़ी से फैल रहा है। और जो डेथ, अगर उसकी बात करें तो डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके पीछे क्या वजह समझी जाए?
देखिए, इस वायरस को फैलने में सेकेंड वेव में हमारा ही हाथ है, लोगों का ही इसमें पूरा हाथ है, क्योंकि हम लोगों ने सेकेंड वेव को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। हम लोगों ने प्रॉपर जो अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर होता है उसको फॉलो नहीं किया। ना ही हमने सही प्रकार से मास्क वगैरह इस्तेमाल किया, ना ही हमने प्रॉपरली तरीके से सही से लोगों को वैक्सीनेट कराया है, ना ही हम लोगों ने हम लोगों ने ज़्यादा गैदरिंग में गए हैं, हम लोगों ने शादी बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह को अटेंड किया है। तो इसका जो कारण है फैलाने का वो हम ही लोगों का है। जैसे कि अब इस समय जो कंडीशन है, मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली लॉकडाउन एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, जो कि अब काफ़ी राज्यों में ऑलरेडी लगने स्टार्ट हो गए हैं, पर थोड़ा सा देर से हुआ है डेफिनेटली। पर ठीक है, अब शुरू हो गया है तो इससे हमें काफ़ी फर्क पड़ेगा। हमें बहुत ही ध्यान रखना है, इस वायरस को बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेना है, क्योंकि ये वायरस दिन ब दिन और भी घातक होता जा रहा है। इस वायरस का अगर हम बात करें, क्योंकि ये हवाओं में भी बताया जा रहा है कि फैल चुका है, अब ऐसे में इन्वायरमेंट सही हो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए पूजा, वातावरण में ये ऑलरेडी फैल चुका है। बहुत सारी ऐसी स्टडीज हैं जो आ चुकी हैं। एक जो स्टडी है वो हांगकांग में हुई है, जो ये कहता है कि ये हमारे वातावरण में है जिसकी वजह से ये फैल रहा है। अगर आप हांगकांग की स्टडी को पढ़ेंगे तो उसमें ये बताया कि जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं उनमें दो फ्लैट्स में, जो कि एक 10th फ्लोर पे था और जो एक फर्स्ट फ्लोर पे था, उन लोगों को पहले 10th फ्लोर वाले फैमिली को हुआ और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर वाली फैमिली को हुआ। तो उसका कारण अगर आप बोलेंगे तो मैं समझा दूंगा। इसका मेनली क्या होता है कि ये जो वायरस है ये आजकल वॉशरूम के थ्रू भी बहुत फैलता है। वॉशरूम, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे वॉशरूम के ये जो वायरस है वो हमारे वॉशरूम में पाया जाता है, जिसके कारण से जब भी हम वॉशरूम जाते हैं और जब क्या कहते हैं हम फ्लश करते हैं तो ये एरोजोल्स में कन्वर्ट होता है। ये जो जब हम फ्लश करने के कारण से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसकी वजह से ये एरोजोल्स में आता है, हवा में आता है, और हवा में आने के बाद ये जो हमारे क्या कहते हैं जो एग्जॉस्ट फैन होते हैं उससे वो बाहर जा सकता है, जिसकी वजह से ये आसपास के एरिया में फैल सकता है। उसके अलावा ये ड्रेन सिस्टम के थ्रू भी क्या कहते हैं ये फैल सकता है हाई राइज बिल्डिंग्स में। ऐसा पाया गया है, जो स्टडी हांगकांग में हुई है। इसलिए हम इतना कर सकते हैं कि हम मॉर्निंग में जब उठें तो अपने घर के जो सारे दरवाजे हैं, स्पेशली जो आपके बालकनी की तरफ फेसिंग है, हम उनको खोल सकते हैं। उसके अलावा हम अपने फैन चला सकते हैं, जिससे कि हमारे जो घर के अंदर का जो वेंटिलेशन है वो अच्छा रहे। वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे इस हवा में क्या कहते हैं वायरस है तो हम अगर हमारे घर में प्रॉपर वेंटिलेशन है तो हम उस चीज़ से बच सकते हैं। किसी वायरस के स्वरूप को बदलने में टेम्परेचर कितना अहम रोल निभाता है? देखिए, जो स्टडीज हुई हैं उसके हिसाब से जो ये वायरस है इसको हम 65 डिग्री सेल्सियस पे मार सकते हैं, अगर उसको हम 20 मिनट्स तक बॉईल किया जाए। उसके अलावा हम इसको टेम्परेचर भी बढ़ाते हैं, जिसमें 70 डिग्री होते हैं 2 मिनट्स के लिए। तो देखिए, ये जो टेम्परेचर है, ऐसा एक अभी स्टडी ऐसा पाया गया है कि जो लोग ज़्यादा गर्म पानी पीते हैं ये सोच के कि इस वायरस को आप मार दोगे, वो शायद पॉसिबल नहीं है। तो जो लोग गर्म पानी पी रहे हैं उससे कोई ज़्यादा फायदा होता नहीं है कि आप इस वायरस को मान लें। पर हाँ, आपकी बॉडी की हाइजीन और इम्यूनिटी के लिए ये गर्म पानी अच्छा है, आप इसको कंटिन्यू करिए। पर बस यही जी। लेकिन अगर भाप के लिए भी कहा जा रहा है कि लोगों को भाप लेनी चाहिए, गर्मी का मौसम है, ऐसे में भाप अगर कुछ लोग ले भी रहे हैं तो ये कितना इफेक्ट करता है कि वायरस से दूर रखने में? देखो पूजा, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे अभी कोई अप्रोप्रिएट स्टडीज नहीं हुई हैं, पर हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो ये बोलते हैं कि जो लोग ज़्यादा समय के लिए, दिन में 3 से ज़्यादा समय के लिए भाप ले रहे हैं और लंबे समय के लिए भाप ले रहे हैं, उनमें ऐसा पाया गया है कि उनके जो गले के अंदर ट्रैकिया और फेरिंक्स जो होता है उसमें उसको नुकसान हो सकता है, उसमें वो जल सकता है। तो मैं लोगों से, एक जो लोगों के अंदर जो मिथ है कि हम अगर स्टीम लेते हैं जिसके कारण से जो हमारा वायरस है नाक के पीछे और गले के अंदर है वो मर जाएगा, वो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, पर काफी हद तक हाँ आप रोक सकते हैं इसको। पर इसके जो नुकसान है उसको भी हमें बहुत ध्यान रखना है, इसलिए ज्यादा समय के लिए नहीं लेनी है हमें भाप। सही समय क्या होता है? मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं कि कितनी देर तक भाप लेनी चाहिए और कब कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, किन परिस्थितियों में? क्योंकि कई बार देखा गया है कि कई पेशेंट भी होते हैं, दूसरी बीमारियां भी हैं, अगर वो लोग भाप ले रहे हैं तो उनको कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, एग्जैक्टली कोई टाइम पीरियड नहीं है। भाप लेने का जो आपका जो आइडिया है, भाप लेने से जो आपके नोज के अंदर जो कंजेशन है वो आपका क्या कहते हैं ठीक होता है।
जैसे पुराने समय में भी हम लोग जब भी हमें जुकाम होता था, जी हमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता था, तो हम लोग भाप लेते हैं। भाप इसलिए लेते हैं क्योंकि जो नाक के अंदर स्वेलिंग है, जो गले के अंदर स्वेलिंग है, उससे आपको काफी फर्क पड़ता है। जो आपका जो कंजेशन है उसको रिलीफ फील होता है। जिसको भी सर्दी खांसी जुकाम है, या फिर जो कोविड वाले पेशेंट्स हैं जिनके अंदर कोविड की वजह से थोड़ा सा नाक के अंदर जुकाम टाइप का हो गया है, वो लोग भी इस भाप को लेके इस जो कंजेशन है इसको कम कर सकते हैं। पर इसके नुकसान भी हैं। अब एग्जैक्टली कोई ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं है कि आपको इतने समय तक लेनी है, इतनी बार लेनी है, पर जो एप्रोप्रिएट जो लोग हम फॉलो करते आ रहे हैं, हमें एटलीस्ट दिन में दो बार मैक्सिमम लेनी चाहिए, और 2 से 3 मिनट तक ही लेनी चाहिए। उससे ज़्यादा लेने से ज़्यादा कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं ये एक बात और समझना चाहूँगी, क्योंकि देखिए आप बच्चों में भी फैलने के लिए लगातार कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चे इसकी चपेट में आ सकते हैं। तो अगर बच्चे को, क्योंकि काढ़ा बहुत ज़्यादा इसे माना जा रहा है कि आप काढ़ा पिएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी बताया जा रहा है, वो कितना इफेक्ट करता है इस वायरस को आपसे दूर रखने के लिए, और साथ ही साथ बच्चों को कितनी मात्रा में काढ़ा देनी चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए? पूजा, देखिए सबसे पहली बात तो ये है, मैं एक ईएनटी सर्जन हूँ, और मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जिन्होंने क्या हुआ, जब वायरस आया था तो लोगों ने बहुत काढ़ा पीना स्टार्ट किया, बहुत स्ट्रॉन्ग काढ़ा पीना स्टार्ट किया, गर्म मात्रा में पीना स्टार्ट किया, रोज सुबह दिन में 2-3 बार लोग पी रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, तो इसके बारे में मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा कि कितना फायदा है कितना नहीं है, पर जो मैंने नुकसान देखे हैं लोगों के अंदर, वो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता सकता हूँ। कि मेरे पास 4-5 महीने बाद पेशेंट ऐसे आते हैं जो हमें आके कंप्लेन करते हैं कि हमें गले में दर्द हो रहा है। जब उनकी हम सब कुछ चेक करते हैं, एंडोस्कोपी वगैरह करते हैं, तो पाया जाता है कि सब कुछ नॉर्मल है, बस उनके गले में थोड़ी सी स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, सूजन वगैरह हो जाती है। और जब इनकी हिस्ट्री ली जाती है प्रॉपर्ली, तो ये पाया जाता है कि ये लोग बहुत लंबे समय से, जब से ये कोरोना स्टार्ट हुआ है, और दिन में बहुत 2-3 बार, या फिर क्या कहते हैं ज्यादा मात्रा में और लंबे समय तक, ये बहुत ही गर्म मात्रा में ये आप काढ़ा पी रहे होते हैं। काढ़ा पीने की वजह से आपके गले में सूजन भी आ सकती है, आपकी जो खाने की नली है उसमें अल्सर्स भी बन सकते हैं, जिसके कारण से आपको पेन भी हो सकता है। तो आप जब भी पिए, जो भी पिए, आप डॉक्टर की सलाह से पिए। जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। और खास करके मात्रा का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि हर किसी की इम्यूनिटी पावर अलग अलग है, तो मुझे लग रहा है उस हिसाब से सबको पीना भी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब जी, लेकिन डॉक्टर साहब, मैं एक बात और समझना चाहूंगी कि परिवेश वही है, टेम्परेचर को लेकर जैसा कि मैंने आपसे सवाल पूछा था, आपने कहा कि करीब 60 to 65% की बात आप कर रहे थे जी। लेकिन इस दौरान देखिए टेम्परेचर जो भी है 40 से 45 टेम्परेचर पहुंचने के बाद, क्योंकि गर्मियों का जब धीरे धीरे समय बढ़ने लगता है, तो ये कहा जा रहा था कि कई लोगों ने ये कहा, डॉक्टर्स भी कई मानने लगे कि गर्मियों में जो है ये वायरस कम पाया जाएगा, यानी कि कमी देखी जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ पिछले 1-1.5 साल से दिखाई नहीं दिया है, तो क्या इसे मिथ समझा जाए? देखिए पूजा, इस वायरस को मारने के लिए हमें मोर देन 60 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, और इतना डिग्री टेम्परेचर ना ही हमारी वातावरण में है इस समय, ना ही हम लोग सरवाइव कर सकते हैं। बिल्कुल। गर्मियों में हमारा जो टेम्परेचर है 40-42 इसके अराउंड हो सकता है, जो कि इसको नहीं मार सकता। प्लस अब ये वायरस दिन ब दिन चेंज भी कर रहा है, तो हो सकता है कि जो इसकी मरने की जो कैपेबिलिटी है वो अब उस जो टेम्परेचर से और भी इंक्रीज कर गई हो। और जो ये वायरस है वो मेनली ड्राई एटमॉस्फेयर में ज्यादा पाया जाता है। प्लस ये जो आजकल जो स्टडीज हुई हैं उनका ये भी कहना है कि ये हवा में जो ड्राई एटमॉस्फेयर है उसमें ये 3 घंटे तक रह सकता है। यानी कि लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, इसीलिए लगातार कहा जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से भी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तमाम जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को।